लेकिन मैं आज आपके सामने इस बात को स्वीकार करता हूं कि मुझे ये भी विश्वास नहीं था कि टीएमसी को 204 सीटें मिल जाएंगी। तो ममता जी ने संघर्ष किया, बीजेपी को एक करारी शिकस्त उन्होंने दी और खास करके जो प्रधानमंत्री का आचरण था उस चुनाव में, वो प्रधानमंत्री के पद के अनुरूप नहीं था। जिस तरह वो जाके दीदी ओ दीदी और इस तरह की बातें वहाँ करते थे, ऐसा लगता था जैसे हम स्ट्रीट कॉर्नर की मीटिंग एड्रेस कर रहे हैं और कोई छोटा मोटा आदमी अपनी बात रख रहा है, प्रधानमंत्री नहीं। मैं इस बात से इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ कि बहुत लोगों ने बीजेपी को भारतीय जुमला पार्टी भी कहा है। जुमले भारतीय जनता पार्टी अक्सर सामने रखती है देश के, और मुझे लगता है उनका जो विश्वास है खास करके चुनाव में विजय पाने के बारे में, वो इसी बात पर टिका है कि बिल्कुल ही झूठा प्रचार करो। झूठा प्रचार करोगे अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, तो कुछ लोग तो विश्वास कर ही लेंगे और झूठे प्रचार के आधार पर सत्ता हासिल कर लो। उसके बाद भूल जाओ कि हमने क्या वादे किए थे। एक भी वादे को दोबारा या कभी भी कार्यान्वित नहीं करना है, इम्प्लीमेंट नहीं करना है। अभी हम लोग 2022 में पहुंच गए हैं ना। 2022 में जैसे भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन था, नारा था कि 2022 आते आते तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। हुआ क्या? या अभी कोई भारतीय जनता पार्टी से आके ये कह रहा है कि भाई आज हम जनवरी में बात कर रहे हैं, लेकिन जुलाई आते आते डबल हो जाएगा या 31 दिसंबर तक डबल हो जाएगा। एकदम खामोश है, इसके बारे में एक शब्द नहीं कह रहे हैं कि इस जुमले का क्या हुआ जब आपने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। और मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा कि ये कोविड काल है, हम सब जानते हैं, मास्क लगा के आप लोग सब आए हुए हैं। कोविड का असर कृषि के ऊपर नहीं पड़ा है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किसी ने अभी बचा के रखा हुआ है। जो भी उसमें ग्रोथ हो रहा है उसमें कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। तो कृषि के ऊपर कोविड का असर नहीं पड़ा है, कृषि में विकास हो रहा है, लेकिन आय क्या दुगनी हो गई? नहीं हुई है। और भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में कुछ नहीं कहेगी। इसलिए नहीं कहेगी कि वो इस विश्वास में जिएगी कि सब लोग भूल गए होंगे, ये तो पहले हम लोगों ने वादा किया था। अब कौन याद रखता है कि हमने ये वादा किया था? नोटबंदी आपको याद होगा, डिमोनेटाइजेशन याद है ना? अब उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। बहुत बड़ा अचीवमेंट। मोदी जी ने क्या कहा था, यही शायद कहा था कि 30 दिन, गोवा में आके कहा मुझे 30 दिन का वक्त दो। 30 दिन के पता नहीं कितने 100 दिन गुजर गए, अब कोई जिक्र ही नहीं करता है डिमोनेटाइजेशन का। और मैं तो अपनी पार्टी के सांसदों से निवेदन करूंगा कि ये जो सत्र आ रहा है, पार्लियामेंट का सत्र, उसमें वो डिमांड करें कि भारत सरकार नोटबंदी के ऊपर एक श्वेत पत्र ले आए, एक वाइट पेपर ले आए कि नोटबंदी में क्या हुआ। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ समय तक तो आरबीआई ये बताती रही कि कितना नोट वापस आया, कितना वापस आया। फिर 99.98 तक पहुंच गया जब तो उन्होंने बंद कर दिया। उसका ऐसे कोई सूचना नहीं दी, कहीं कोई देश की जनता के सामने यह आंकड़ा आज तक नहीं आया है कि नोट कितना वापस आया। और इसीलिए शक होता है कि 100% से भी ज़्यादा नोट सरकार के खजाने में जमा हो गया। लेकिन ये तो छोड़ दीजिए कि एक आंकड़ों की जालसाजी हुई,
सबसे बड़ी बात जो नोटबंदी के बारे में थी वो ये थी कि सारा काला धन सफ़ेद हो गया। और मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि ये डिमोनेटाइजेशन का पूरा एक्सरसाइज जो था वो केवल इसीलिए लाया गया कि काले धन को सफ़ेद कर दिया जाए, क्योंकि सब पैसा तो पहुँच गया बैंक्स में। फिर उन्होंने कहा इनकम टैक्स लगेगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लेगा। कोई कहीं आपको पता चला कि कितना काला धन उन्होंने पकड़ा? आज तक वो आंकड़े नहीं आए। तो सारा काला धन जो देश में था वो सफ़ेद हो गया। तो जुमलेबाजी, आज मैं यहाँ आ रहा था तो देख रहा था अपने इसमें यूट्यूब में एक दो मोटरसाइकिल पर राइड करते हुए पहुँचे पेट्रोल स्टेशन में। तो कोई वहाँ पर माइक लेकर ये खड़ा था, उसने पूछा कि आप क्या समझते हैं, कैसा चल रहा है देश? तो ना बहुत अच्छा। क्यों, कैसे कह रहे हैं? ओ, देश एकदम सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है, इसके बारे में कोई बहस मत कीजिए। और हम भी सुरक्षित इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि देश भी सुरक्षित है। लेकिन कुछ बताइए तो। उसने पूछा कि अचीवमेंट क्या है इस सरकार के? तो उसने कहा कि 3 तलाक। तुरंत दिया, 3 तलाक उन्होंने लाया। अच्छा, और एक बता दीजिए। तो वो धारा कश्मीर वाली, उसको ख़त्म कर दिया। धारा कश्मीर वाली कौन सी धारा? नहीं, वो कोई धारा थी ना, वो ख़त्म हो गई। हाँ, 302 ख़त्म हो गई। बहुत याद करके उसने कहा 302 की धारा जो थी वो ख़त्म हो गई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो उस व्यक्ति ने हमारे सामने माइक पर ये बोला, वो क्या था? झूठे प्रचार का शिकार बन गया वो। और आज मैं आपके सामने गोवा की जनता को ये कहने के लिए आया हूँ, उससे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि भैया, अपना जो वोट है वो नोटा में डाल दो, समुंदर में फेंक दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना, क्योंकि ये लोग केवल धोखा देंगे और किसी वादे को पूरा नहीं करेंगे। ये आज स्थिति आ गई है भारतीय जनता पार्टी की। और मैंने कृषि के आंकड़ों की बात की। किसी और आंकड़े को आप ले लीजिए, भारत सरकार के आंकड़ों के ऊपर दुनिया विश्वास करती थी। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स से जो आंकड़े आते थे, लेकिन आज क्या वो विश्वास करने योग्य है? बचे? नहीं बचे। और एक समय आया जबकि निराश होकर, क्षुब्ध होकर एक स्टैटिस्टिकल कमीशन बना था स्वतंत्र रूप से। हम ही लोगों ने उसको बनवाया था। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में एक स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया जो कि स्वतंत्र रूप से आंकड़ों को इकट्ठा करेगा और देश के सामने रखेगा। एक स्टेज ऐसा आया, उनके ऊपर इतना दबाव बना झूठे आंकड़े पेश करने का कि उन्होंने, उनके जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, 2 मेंबर्स थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और केवल 1 मेंबर पर वो कमीशन काफ़ी दिनों तक चलता रहा, क्योंकि झूठे आंकड़े वो नहीं देना चाहते थे। देश का एक सर्वे हुआ कंजम्पशन का कि लोग खपत कितनी कर रहे हैं, वो आंकड़ा आज तक नहीं। विकांत साया जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनको पता होगा शायद। वो आंकड़े नहीं आए ना देश के सामने। कंजम्पशन के आंकड़े जो सर्वे हुआ वो इसलिए सामने नहीं आया क्योंकि उस आंकड़े में सरकार की पोल खुल जाती, तो इसलिए उस आंकड़े को दबा दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ना हम भारत सरकार पर विश्वास कर सकते हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं उस पर विश्वास कर सकते हैं, न भारतीय जनता पार्टी को पर विश्वास कर सकते हैं। और इसीलिए इस चुनाव में गोवा की जनता को ये फैसला करना पड़ेगा कि भाई हम कुछ भी करें लेकिन भारतीय जनता पार्टी से दूर रहो चुनाव में। उनको मत आप कोई भी अपना वोट देके बर्बाद करो। धन्यवाद। प्रश्न विचारपाचे झाले आहेत। अभी जो बीजेपी का प्रचार चल रहा है कि बंगाल में क्या हो रहा है, वो वहाँ दंगे हो रहे और
हालत खराब है बंगाल की, तो वो आप गोवा में चाहते हैं क्या? ये उनका प्रचार चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव बुरी तरह हार गई बंगाल में, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने ये दुष्प्रचार शुरू किया कि बंगाल में हिंसा हो रही है, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनको न केवल परेशान किया जा रहा है, उनको हताहत किया जा रहा है, और ये प्रचार अभी तक उनका चल रहा है। कोई अगर अपने प्रदेश में इस तरह हिंसा को बढ़ावा देगा तो वो सरकार की बड़ी बदनामी होगी ना, वो विश्वास कायम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। लेकिन ये केवल चूंकि झूठा प्रचार है, इसलिए न बंगाल की जनता इस पर विश्वास करती है, न गोवा की जनता इस पर विश्वास करेगी। सर जी, ये भी अपप्रचार हो रहा है, बंगाल में हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, घर में घुसकर मार रहा है, एक कितना तथ्य है इसमें? देखिए, एक अच्छा, मैं बहुत खुशी है मुझे कि आपने ये सवाल पूछा। मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 2.5 मूल मंत्र हैं, ठीक है, 2.5। नंबर 1 क्या है? हिंदू। नंबर 2 क्या है? मुसलमान। और आधा क्या है? पाकिस्तान। अगर हिंदू मुसलमान से काम नहीं चला तो पाकिस्तान को ले आओ। मैं कहता हूं कि मेरा सिर आई बाउ में हेड इन शेम कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, गोवा के चुनाव में पाकिस्तान मुद्दा बना हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल स्वतंत्र होकर, ऐसा लगता है जैसे देश में कोई कानून नहीं है, चुनाव में भी सांप्रदायिकता फैला रहे हैं अपने भाषणों में। और मुझे बहुत शिकायत है चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाते हैं, पहला उनका पड़ाव क्या होता है? कैराना। कैराना के बारे में हम लोग सब जानते हैं। क्यों जाते हैं वहाँ पर? क्योंकि वो वहाँ पर सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। और चुनाव आयोग के कोरोना के बारे में जितनी हिदायतें हैं, उनकी धज्जियां उड़ती हैं। चुनाव आयोग ने क्या कहा है? चुनाव आयोग ने कहा है कोई रैली नहीं होगी। चुनाव आयोग ने कहा है आप डोर टू डोर कर सकते हैं, लेकिन 5 आदमियों के साथ। अब उन्होंने उसको रिवाइज करके कहा 10 आदमियों के साथ आप कर सकते हैं। अमित शाह का वीडियो उपलब्ध है कि हुजूम चल रहा है उनके साथ। तो मैं सिर्फ सुरक्षा कर्मियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ जो बिना अमित शाह मास्क नहीं पहने हुए थे, उनके साथ जो लोग थे वो लोग मास्क नहीं पहने हुए थे। कोरोना के मानकों का खुलेआम उल्लंघन हुआ और चुनाव आयोग खामोश है। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग जो है वो बाकी सब पार्टियों के लिए बना है, केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। भारतीय जनता पार्टी के 100 खून चुनाव आयोग माफ करने को तैयार है। जी, आप अटल जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे थे। अटल जी के टाइम में भारतीय जनता पार्टी और अभी की भारतीय जनता पार्टी क्या फर्क है? आसमान देख रहे हैं ऊपर, और ये धरती है। इन दोनों में जितना अंतर है ना, उतना ही अंतर उस समय की पार्टी में और आज की पार्टी में है। और 1 मिनट इनका हमें जवाब देता हूँ। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, अटल जी ने तो 22 पार्टियों के साथ मिलकर अपनी सरकार चलाई, ये आप जानते हैं, अच्छी सरकार चलाई, पूरा कार्यकाल पूरा किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भूल जाइए 22 सहयोगियों को, सहयोगी दलों को। भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 दल प्रारंभ से थे, अकाली दल पंजाब में और शिवसेना महाराष्ट्र में। बाकी लोग आते रहे जाते रहे। आज ये दोनों दल क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? पंजाब में अकाली दल भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गई, महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गई। अभी तो उद्धव ठाकरे जी का बयान आया कि 25 साल हम गफलत में रहे।
लेकिन वो क्यों अलग हो गए? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से आपका ये हक बनता है पूछने का कि भाई आपके सहयोगी दल आपको छोड़कर क्यों चले गए? पुराने जितने पुराने सहयोगी दल थे वो सब छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि इस पार्टी का चरित्र ही बदल गया। ये लोगों को मिलाकर चलने की बात नहीं है। यहाँ पर मैंने एक दफा दिल्ली की एक मीटिंग में कहा कि कौरव 100 भाई थे, याद है ना? महाभारत याद है ना आप लोगों को? पांडव कौरव, तो कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे, कौरव 100 भाई थे। तो दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक मीटिंग हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए 5 पांडवों का नाम हमको बता दीजिए। तो वो लोग, कोई लड़का खड़ा हुआ, यंग आदमी, उसने बता दिया साहब कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। हमने कहा कि कौरव 100 भाई थे, 100 भाई में कम से कम 3 भाई का नाम बता दीजिए। 3 भाई, 100 का तो हम नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन 3 भाइयों का नाम बता दीजिए। दुर्योधन और दुशासन के अलावा तीसरे का नाम नहीं बता सका। भारतीय जनता पार्टी में आज आप पूछिए तो 2 के अलावा तीसरा कोई नहीं है। ठीक है ना? 2 ही लोग। मैं बहुत अफसोस के साथ, क्योंकि हमारे बहुत निकट के मित्र रहे हैं, आज भी मित्र हैं, राजनाथ सिंह जी देश के रक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, राजनाथ सिंह कहीं नजर आ रहे हैं? नहीं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, यही 2 लोग लगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, राजनाथ सिंह भी नहीं। दुर्योधन और दुशासन, तीसरा कोई नहीं। सर जी, लास्ट क्वेश्चन। सर जी, आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के क्या कारण थे? यही कारण थे, अभी जो मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया। देखिए, मैंने एक फैसला किया था 2014 का चुनाव जब आया ना, तो मैंने फैसला किया कि अब हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेंगे, मतलब चुनाव नहीं लड़ेंगे कहीं पर भी। तो 2014 का चुनाव नहीं लड़ा हमने, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी में बने रहे। धीरे धीरे करके हमने देखा कि चाहे आर्थिक मुद्दे हों, चाहे राजनीतिक मुद्दे हों, उन सब से भारतीय जनता पार्टी भटक रही है। मैंने उसके बारे में पत्र भी लिखे, सार्वजनिक रूप से फिर बयान भी दिया, और जब मैंने पाया कि कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, तो फिर मैंने कहा कि भाई ऐसे जमात में रहने का क्या फ़ायदा जहाँ कोई आपको सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं अलग हो गया। अलग हो गया तो मन में विचार यही था कि हम अब पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। लेकिन फिर जब पिछले साल बंगाल का चुनाव आया, तो बंगाल के चुनाव में एक ऐसा उसका नेशनल कैरेक्टर बन गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीतती और वो बनाती सरकार वहाँ पर, तो पूरे देश में और भयंकर धांधली मची होती। ममता बनर्जी ने बंगाल के चुनाव को डिसाइसिव रूप से जीतकर भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध यज्ञ के रथ को रोक दिया, और देश में एक नई आशा का संचार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है, जिसको हम लोग चाहेंगे गोवा में भी देखना। तो इसलिए उस भारतीय जनता पार्टी में, जुमलेबाज पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए हमने अपना रास्ता किया।